काही आणल्या होत्या कोणी सुरीचं झाड पडून आलं ना 3 कैऱ्या कोणी आणल्या ती आम्हाला एक गाडीच्या किती
हेलो। हेलो। Yes, Pooja. Okay. I thought there is a problem with my sound system. अभी तक म्यूट था क्या? Was I discussing stuff? Yes, अभी तक म्यूट ही था. Oh no. Oh my God. Sorry. Guys, you have to tell me earlier, okay? I was on a different tab and I was explaining something. Okay. No, I mean, your screen. We are seeing that Ganpati Visarjan in Pune. This slide currently we are seeing. And we are thinking there is might be network issue. That's why. Hmm. Oh, sorry about that, guys. Yeah, I was speaking for last 15 minutes. But yeah. Anyways, ठीक है. चलो. All right. Let's do that again. Okay. So प्लान ये है कि हमें केस स्टडी करना है एंड द केस स्टडी इज गणपति विसर्जन. और डीमार्ट को प्लान करना है ये गणपति विसर्जन के लिए क्या क्या चीजें लगने वाली है और कैसे कैसे लगने वाली है उनको. ठीक है. सबसे पहली जो चीज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा कौन सा लगने वाला है. ऑलराइट. और क्योंकि मैंने बोला था आपको लास्ट सेशन में कि आप सोच के आना इसके बारे में, तो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, उसके बेसिस पे आप और भी चीजें ऐड करना उसमें. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डेटा. डेटा एक्विजिशन, डेटा इंजेक्शन कैसे करना है आपको. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्टी डेटा की बात करते हैं. तो विल नीड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट हैपेंस इन डीमार्ट ऑफ नियर बाय स्टोर्स. अगर पुणे में 4-5 स्टोर होंगे, 10-12 स्टोर, जितने भी स्टोर्स है पुणे में, उन सबके पॉइंट ऑफ सेल्स की इंफॉर्मेशन आपको लगेगी. ओके. ऑल द ट्रांजैक्शंस. ओके. इफ पॉसिबल एग्रीगेटेड एट मे बी आवरली टाइम, या मतलब ग्रुप करके आवरली डेटा लेके आओ, या फिर एवरी ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन आप लेके आ सकते हो. okay? ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो भी आपके फोरकास्टिंग मॉडल्स आप बनाओगे कि आपके मॉडल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट आवर में ये चीज ज्यादा बिकने वाली है, नेक्स्ट आवर में ये चीज ज्यादा बिकने वाली है, ये सारे फोरकास्टिंग मॉडल्स को डेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन लगेगी कि बेस्ड ऑन द डेटा व्हाट इट थिंक्स इज गोइंग टू बी सोल्ड मोर. ओके. सो एंड वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहेगी इस चीज की, क्योंकि बहुत छोटे कम पीरियड के लिए है ये. लाइक फॉर 2-3 डेज रहेगा ये जो भी विसर्जन का पीरियड रहेगा. एंड फॉर दिस 2-3 डेज यू हैव टू मेक श्योर कि आपके मॉडल्स एक्यूरेट रहे और आपके प्रेडिक्शंस और फोरकास्ट एक्यूरेट रहे. ठीक है. सो दैट यू डोंट गेट इनटू दैट प्रॉब्लम ऑफ रिटेल, जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेंट्री है और लोग खरीदने के लिए नहीं है, या फिर लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन आपके उसमें इन्वेंट्री नहीं है. वो चीज नहीं होनी चाहिए आपकी. ठीक है. सो सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ सेल का डेटा लगेगा. ऑलराइट. एंड दैट टू एट आवरली रेट. ऐसे नहीं कि 2 दिन पुराना डेटा वगैरह आप यूज कर रहे हो टू प्रेडिक्ट आज क्या होने वाला है, बिकॉज डिमांड चेंज होता है एट आवरली लेवल ड्यूरिंग दिस पीक आवर्स लाइक दिस. ओके. सेकेंड चीज आपको जो लगेगी दैट इज द स्पेटियल इंफॉर्मेशन, या फिर लॉग्स जो रहते हैं. फ्लोर के ऊपर अभी कितने लोग हैं, फिर उसके बाद में आपके स्टोर के अंदर कितना इन्वेंट्री अवेलेबल है अभी वर्सेस कितना बैक ऑफिस में रखा हुआ है या फिर कितना वेयर हाउस में रखा हुआ है. अगर आपको पता चलता है कि स्टोर के अंदर अभी बॉटल्स खत्म हो गए पानी के, तो आपको वेयर हाउस में से जल्दी से लेके आना पड़ेगा, बैकरूम में से जल्दी लेके आना पड़ेगा. करेक्ट. जो भी आउट ऑफ स्टॉक के अलर्ट्स है वो ज्यादा एक्यूरेट रहने चाहिए. रीस्टॉकिंग करने के जो अलर्ट्स है वो ज्यादा एक्यूरेट रहने चाहिए. ये अलर्ट्स कहाँ से आएंगे? ये अलर्ट्स बेसिकली कैन कम फ्रॉम योर मॉडल्स. आपके मॉडल बता सकते हैं कि ये आउट ऑफ स्टॉक जाने वाला है या फिर ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है. ओके. फोरकास्टिंग मॉडल्स, प्रेडिक्शन मॉडल्स. and then based on that it will send some alert, and उस alert के ऊपर फिर some kind of action will be taken by the people who are in the store, basically store workers or store managers and everyone. Okay. One more thing that you can use is basically computer vision यहाँ पे, which is increasingly being used in many places right now. Instead of making people walk through all the aisles and then tell you क्या क्या out of stock हुआ है, आप कैमरास लगा सकते हो. And those cameras can basically look at those inventory and alert कि ये finish हो गया है, you have to restock it. Alright. और जो मॉडल्स है ये सब बिल्ड करने के लिए, ये मॉडल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, which like ResNet, EfficientNet, CNN हम लोग पढ़ने वाले हैं. So those are some kind of visual models that can be used and trained to basically monitor something which is self depleting. Okay. और रियल टाइम आपको इंफॉर्मेशन मिल पाए. ओके.
उसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन लगेगी आपको? व्हाट डू यू गाइस थिंक? फर्स्ट पार्टी डेटा और कौन सा लगेगा? यस, एनीवन? Maybe the historical data of the last years or last 2-3 years. Based on that, we can think about the inventory. Correct. So last 2-3 years, last 2-3 सीजन्स का लगेगा आपको. Maybe you will not need पूरा का पूरा 3 साल का डेटा, एज इन मे बी आपको जनवरी फरवरी का डेटा नहीं लगेगा. जब विसर्जन का पीरियड है उसी सीजन का आपको लास्ट 3 सीजन का डेटा लगेगा. लेट्स से Right. मेक सेंस. और व्हाट एल्स? यस, एनीवन? I'll give you a hint. डीमार्ट का ऐप भी है, मोबाइल ऐप. हेलो सर. यस. मतलब कौन कौन से सर्च करेंगे, मतलब मतलब गणपति के लिए, मतलब विसर्जन के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स लगते हैं, उसके लिए जो सर्च करेंगे उस सर्च का डेटा हम लेंगे. करेक्ट. सो वील नीड सम काइंड ऑफ बिजनेस डोमेन नॉलेज, ऐसे समझ सकते हो आप. जो आपको पता है कि कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो बहुत सारे सालों से वहां पे काम कर रहे हैं, उनको आप पूछ सकते हैं कि ड्यूरिंग गणपति विसर्जन क्या क्या आइटम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. या फिर अभी इमीडिएटली आप चेक कर सकते हो कि आपका जो डीमार्ट का ऐप है उसके अंदर लोगों ने ऐड टू कार्ट क्या क्या करके रखा है. ठीक है. ऐड टू कार्ट से क्या पता चलता है? इंटेंट पता चलता है लोगों का कि दे आर इंटेंडिंग टू बाय दिस, दे आर इंटेंडिंग टू इन्वेस्ट इन दिस, एंड दैट बेसिकली इंटेंडिंग टू बाय दिस. ठीक है. उससे इंटेंट पता चलता है. मतलब तो सर, वो मतलब वो फेस्टिवल आया तो मतलब अमेजोन वर्क करता है ऐसे ना, मतलब हमारे एरिया में 100 लोग गए तो 100 में से 50% लोग ने क्या क्या सर्च किया है, उसके मतलब अलोंग विद दैट जो कैटेगरीज है उसका डेटा हम लेंगे, मतलब उसके रिलेटेड जो है. मेक सेंस. वो सारा डेटा हमें लगेगा. ओके. व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज दैट? दैट इज बेसिकली दैट कम्स अंडर सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी डेटा में आता है. अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं डीमार्ट के पास में जो डेटा अवेलेबल है उसमें से कौन सा डेटा लगेगा. ओके. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. दैट्स व्हाई आई सेड डीमार्ट मोबाइल ऐप है. So that's why I gave you that hint. So right now we are focusing on first party data. और क्या क्या फर्स्ट पार्टी डेटा लगेगा आपको? ऑलराइट. सो मोबाइल डेटा का, मोबाइल ऐप जो भी है उनका, उसके मोबाइल ऐप के थ्रू आपको मिल सकता है सर्च क्वेरीज वगैरह मिल सकते हैं कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, उससे आपको इंटेंट पता चलेगा. ओके. ऐड टू कार्ट करके रखा है, उससे भी आपको इंटेंट पता चलेगा. नाउ लेट्स मूव ऑन क्विकली टू द सेकंड पार्टी डेटा, या फिर वो डेटा जिसके वजह से कंस्ट्रेंट्स क्रिएट होते हैं, बाउंड्रीज क्रिएट होते हैं. ओके. जो आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपके कंट्रोल के बाहर है, लेकिन उसके अराउंड ही आपको आपका मॉडल मॉडिफाई करना पड़ेगा. ओके. दीज आर ऑल द हिंट्स. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ डेटा वुड दैट बी? समथिंग अबाउट रोड क्लोजर्स. ओके. आपको रोड क्लोजर्स का डेटा, ट्रैफिक पुलिस का डेटा, बैरिकेड्स का डेटा, ये सारा डेटा आपको एज अ हार्ड कंस्ट्रेंट की तरह यूज करना पड़ता है, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज दैट. दोज आर द कंस्ट्रेंट्स दैट आर पुट इन फ्रॉम द गवर्नमेंट या फिर पुट इन फ्रॉम द सिटी. तो आप वो चेंज नहीं कर सकते. ये डेटा क्यों लगेगा आपको? इससे एक चीज पता चलेगी आपको, जो आपके ट्रक्स हैं जो सप्लाई करने वाले चीजें, ओके, ये ट्रक्स कौन सा राउट लेने वाले हैं, उस दिन कोई राउट चेंज करने की जरूरत है क्या उनको? ओके. अगर ट्रक्स को सच में आने की जरूरत है क्या सिटी के अंदर, क्योंकि अगर आपके पास में इन्वेंट्री कोई खत्म होने वाली है तो आप पहले से प्लान करके रखोगे कि ये मुझे इन्वेंट्री लगने वाली है, मे बी फ्लावर्स लगेंगे
कुछ पेरिशेबल्स चीजें रहेगी जो आपको इमीडिएटली एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले ही लानी पड़ेगी, या फिर स्टोर करके रखनी पड़ेगी सम काइंड ऑफ अ कोल्ड स्टोरेज. Okay, so you will need some data about the third party or second party data, such as Pune traffic police ka data, barricades ka data PMC se. Okay, so that you can think about how to do the supply of the inventory. Okay, for example, अगर कोई रोड या फिर कोई राउट आपको 15 मिनट में कंप्लीट कर सकते थे ऑन नॉर्मल डेज, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इवेंट दैट वी हैव राइट नाउ, इसकी वजह से हो सकता है 15 मिनट के 2 घंटे हो जाए, 4 घंटे हो जाए. करेक्ट. तो अगर आपके मॉडल ने बोला कि ये आउट ऑफ स्टॉक जाने वाले हैं और आपके ट्रक्स अभी भी 4 घंटा दूर है, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट मेक श्योर दैट पीपल आर गोइंग टू गेट इट, राइट. वो आउट ऑफ स्टॉक ही रहेगा, आपका आइल एम्प्टी रहेगा उतने टाइम के लिए. या जब भी वो आइल एम्प्टी रहेगा, इट इज बेसिकली लॉस्ट मनी, मतलब आप बेच नहीं पाओगे ना, तो इट्स अ लॉस. ओके, व्हाट एल्स. थर्ड पार्टी डेटा के बारे में और क्या डेटा हम यूज कर सकते हैं? अगर टाइप्स होंगे डीमार्ट के किसी टेलीकॉम कंपनीज के साथ में, तो यूजुअली टेलीकॉम कंपनी से एक डेटा मिल सकता है हमें कि लोगों की डेंसिटी बढ़ रही है क्या, क्योंकि टेलीफोन के जो टॉवर्स होते हैं, वो टॉवर्स को कनेक्टेड बहुत सारे मोबाइल फोन्स होते हैं. करेक्ट. अगर नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स दैट आर कनेक्टेड टू द टॉवर इंक्रीजेस सडनली, देयर इज अ स्पाइक दैट बेसिकली कैन टेल अस वेदर डेंसिटी बढ़ रही है कि नहीं, मतलब फिजिकली लोग ज्यादा मूव हो रहे हैं क्या उस पर्टिकुलर एरिया में. तो उसकी वजह से क्या होगा, मॉडल को एज इनपुट आप दोगे कि इतने सारे लोग हैं इस एरिया में, तो उसके बेसिस पे वो आपको बता सकता है कि ग्रोसरीज इतने लगेंगी, या फिर आपके स्टोर में ये चीजें जो भी है वो आउट ऑफ स्टॉक जा सकती है क्योंकि लोग बढ़ गए ना एरिया में. करेक्ट. तो वार्निंग्स वगैरह दे सकते हैं वो. थर्ड पार्टी डेटा क्या रहेगा जो आप दूसरे लोगों से कलेक्ट करना चाहोगे? थर्ड पार्टी डेटा, एनीवन? यस, अनुज, अश्विनी, प्राची. सर आप मतलब क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करेंगे, मतलब थर्ड पार्टी डेटा मतलब? थर्ड पार्टी डेटा मतलब वो डेटा जो डीमार्ट के पास नहीं है लेकिन उसको बाहर से लेके आना पड़ेगा. ओके, डीमार्ट के पास अवेलेबल नहीं है, डीमार्ट के खुद के डेटाबेसेस में नहीं है अवेलेबल, डीमार्ट के खुद के सर्वर पे अवेलेबल नहीं है वो डेटा. हिंट सोशल किस लिए, मीडिया. मतलब न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए क्या, मतलब हो स्टॉक सकता है नेटवर्क ऐड करने के लिए हो वो. करेक्ट. क्या, मतलब जो अवेलेबल स्टॉक है वो बढ़ाने के लिए, मतलब ऐसा? So it can be for anything. Right now, first step is acquisition of the data. Okay. ओके. तो डेटा एक्विजिशन करना है हमें, तो फिर डेटा कौन सा लगने वाला है. ओके, द गोल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. द गोल बस इतना है कि आपके कस्टमर्स को आपको प्रोडक्ट सेल करने हैं इन सच अ मैनर दैट द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड फ्रॉम योर स्टोर and the products are stored from your app, and you are not running out of stock, or you're not storing something which is not required. Okay, for example, Ganpati Visarjan ke waqt you don't want to sell firecrackers, correct? Things like that. हाँ. So नया चीजें आप ऐड कर सकते हो या फिर पुरानी चीजें आप निकालना चाहते हो, राइट? सो फॉर दैट यू नीड ऑल ऑफ दिस डेटा. सो थर्ड पार्टी डेटा कौन सा लगेगा जो आपके सर्वर के ऊपर अवेलेबल नहीं है, जो आपको बाहर से लेके आना पड़ेगा, या तो आप स्क्रेपर्स लिखोगे या फिर कुछ भी करके आप डेटा लेके आना चाहोगे. Sir, reviews and feedback from the people can be third party. No? Reviews, yeah, sure. Sentiment data from the social media, correct? Is that what you're saying? Yeah, correct. Sentiment data आपको लेके आ सकते हो कि उससे आपको पता चलेगा लोग अभी क्या क्या चीजें खरीदना चाहते हैं, या फिर लोग कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं. उसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ये स्टोर में फुटप्रिंट ज्यादा आ सकते हैं, या फिर इस स्टोर में ज्यादा लोग अभी आ सकते हैं. यू हैव मल्टीपल स्टोर्स, राइट? अगर आपको पता चल रहा है कि प्रोसेशंस मूव होते हैं ना थ्रू आउट द सिटी, और थ्रू आउट बहुत जगहों पे
कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं लोग, लेकिन जब प्रोसेशन मूव होते हैं तब उसके साथ में द पॉपुलेशन ऑल्सो मूव्स अ लिटिल बिट, द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन मूव्स। तो उसके साथ साथ यू कैन बेसिकली ट्रैक द सोशल मीडिया डेटा टू सी अभी कहाँ तो पर है उसके वो। सर मतलब पर्टिकुलरली लोग मतलब मूव होते हैं ना फेस्टिवल के लिए, तो फिर उसके लिए तो मतलब एक ये मतलब टावर्स के यूजर्स कैसे बढ़ाए, मतलब बढ़ जाएगी मतलब कम हो जाएंगे, उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। और दूसरा मतलब गूगल से मतलब क्या क्या सर्च किया है उन्होंने, मतलब उस फेस्टिवल के रिगार्डिंग रिलेटेड। और तीसरा तो हो गया मतलब मतलब उसके मतलब ऑल मतलब उधर के डीमार्ट्स है, उनमें क्या क्या मतलब ऑलरेडी सेल हो रहा है उसका डेटा, मतलब उस करेक्ट। अदर ब्रांचेस का। You're right. So we'll एंड need all of that, right? एक ही ब्रांच के लिए हम लोग ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हैं, वी आर ऑप्टिमाइजिंग इट फॉर मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ डीमार्ट। ठीक है, सब स्टोर्स का एक साथ ऑप्टिमाइज करना है आपको, बिकॉज एक ही कंपनी है ना। करेक्ट, सो यू वांट टू ओके ऑप्टिमाइज फॉर ऑल द कंपनी, ऑल द स्टोर्स एट वंस। ओके यू विल ऑल्सो नीड क्लाइमेट डेटा। हो सकता है कि उस दिन बारिश हो तो आपका जो डिमांड है वो चेंज हो जाए, जो चीजें आपको लगने वाली थी उसमें से कुछ चीजें कम हो जाए। हो सकता है सडनली प्लास्टिक पाउचेस की जरूरत पड़े फोन वगैरह रखने के लिए। रेनकोट जो होते हैं यूज एंड थ्रो वाले, वो शायद से आपको ज्यादा रखने पड़ेंगे अपने स्टोर में। सो क्लाइमेट डेटा भी लगेगा, और क्लाइमेट डेटा लोकलाइज्ड लगेगा। ऐसे नहीं कि आप सिटी का क्लाइमेट डेटा यूज कर रहे हैं, यू नीड मोर लोकलाइज्ड क्लाइमेट डेटा जो पर्टिकुलर एरिया के लिए ज्यादा फोकस्ड हो, ऐसे वाले। ठीक है। expiry of that product, sir. सो आपकी इन्वेंट्री का डेटा आपको लगेगा, जो भी आपकी इन्वेंट्री है अभी स्टोर में वो सारा डेटा लगेगा। उसमें से कौन सी चीजें जल्दी खराब होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लावर्स वगैरह रहेंगे वो जल्दी खराब हो जाते हैं। करेक्ट, सो यू हैव टू नो व्हाट इज द शेल्फ लाइफ ऑफ ईच एंड एवरी इवेंट, एंड वो यूजुअली रहता है इन्वेंट्री में स्टोर। ओके, इन्वेंट्री के डेटाबेस में सब कुछ अवेलेबल रहता है। तो हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, हमारे जो मशीन लर्निंग मॉडल्स हम लोग बिल्ड करेंगे, ओके, या फिर एआई मॉडल्स जो बिल्ड करेंगे, तो इन मॉडल्स का काम रहने वाला है कि सबसे पहले प्रेडिक्ट करो स्टोर में कौन सी चीजें आउट ऑफ स्टॉक जा सकती है, कौन सी चीजें आपको स्टोर में से निकालनी है। ठीक है, वो प्रेडिक्शन करने के लिए हमें मशीन लर्निंग के मॉडल्स लगेंगे। ओके, और दूसरे जो जो भी एआई मॉडल्स वगैरह लगेंगे, दैट इज टू प्लान समथिंग, करेक्ट, या फिर सिमुलेट करना है। अगर आपको एआई मॉडल्स जो है रिसेंट वाले, दे आर वेरी गुड एट सिमुलेटिंग स्टफ। अगर वो आप बोलोगे कि अज्यूम करो कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतने सारे लोग आने वाले हैं, एंड सिमुलेट द सिनेरियो कि जब इतने सारे लोग आएंगे तो मेरे स्टोर में से कौन सी चीजें चली जाएगी और कौन सी चीजें मुझे लानी पड़ेगी। फिर उसके बाद में आप मल्टीपल सिमुलेशंस कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि ठीक है, नाउ चेंज दिस इनपुट टू दिस। अज्यूम करो कि इस एज ग्रुप के इतने लोग आने वाले हैं, इस एज ग्रुप के इतने लोग आने वाले हैं, देन इट कैन डू वेरियस सिमुलेशंस। ओके, ये सारे सिमुलेशन से आपको एक जो प्लानिंग है, दैट प्लानिंग कैन बिकम बेटर। ओके, सो विल गेट टू दैट। स्टेप नंबर 2 रहेगा आपका, विच इज जो भी डेटा इंजीनियरिंग के पाइपलाइंस वगैरह रहेंगे वो सारे आपको ठीक से बिल्ड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डेटा जो अवेलेबल कर रहे हो आप लोग, वो डेटा हैज टू बी मेड अवेलेबल एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड रिलायबली। देयर हैज टू बी नो मिस्टेक्स। नहीं तो क्या होगा, अगर डेटा इंजेक्शन में मिस्टेक्स होंगे तो आप गलत डेटा फीड इन करोगे। सो गार्बेज इन गार्बेज आउट प्रिंसिपल है। अगर आपने गलत डेटा फीड इन किया मॉडल्स को तो वो गलत आउटपुट देगा आपको। ओके, एंड ऑब्वियसली आप कुछ गार्ड डाल सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि ये डेटा में ये वैलिडेशन है, वैलिडेशन वगैरह करके आप चेक कर सकते हो कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। ओके, सो सेकेंड थिंग कम्स इज डेटा इंजीनियरिंग या फिर फीचर इंजीनियरिंग वाला पार्ट आता है फिर। ठीक है, जहां पर आप मिसिंग डेटा कैसे हैंडल करना है। ओके, फिर उसके बाद में जो भी टाइम रिलेटेड डेटा है, ठीक है, उसको कैसे हैंडल करना है। अगर आपके पास में कोई डेटा अवेलेबल है एट सेकेंड्स सेकेंड ग्रैनुलैरिटी, तो उसको आपको ग्रुप करना पड़ेगा एट आवरली रेट या फिर एट 15 मिनट्स रेट।
तो ये सारे जो रीसैम्पलिंग के टेक्निक्स है वो आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, सो दैट यू कैन बिल्ड योर डेटा इंजीनियरिंग पाइपलाइन। बिकॉज अगर आप इमेजिन करोगे ये जो डेटा डिस्कस किया हमने, दिस डेटा इज सो केओटिक, इन सबको एक साथ लेके आना itself is a bigger task, okay, and it requires a lot of money, lot of people and lot of planning to be able to do that. ये सारे डेटा सोर्सेस एक साथ मर्ज करके यूज करना is what data engineering, feature engineering, sometimes upper level machine learning engineers should be able to do. Okay, questions anyone? Alright, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी डेटा है हमारे पास में, ये सारा डेटा यूज करके इसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू अ मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। ओके, मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में यूजुअली आपको आपका इनपुट क्या है वो आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसके बाद में आपका आउटपुट क्या है वो आइडेंटिफाई करना होता है। ओके, फॉर एग्जांपल हमारा इनपुट है ऑल द ट्रांजैक्शंस, ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी कलेक्टेड इन द फर्स्ट स्टेप। ओके, और आपका आउटपुट क्या है, आउटपुट इज बेसिकली प्रेडिक्शन, आवरली प्रेडिक्शन कि हर एक इन्वेंट्री का आवरली कितना सेल होने वाला है, दैट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट या फिर दैट इज द प्रेडिक्शन। ऑलराइट, and whenever we try to formulate a machine learning problem, we always formulate, especially supervised learning problems, we always formulate it in such a manner that we know what is the x variable, या फिर we know what are the input variables, and we also know what is the output variable. इनपुट वेरिएबल्स चेंज होगी तो आपके आउटपुट वेरिएबल्स चेंज होंगे। अगर आपका डेटा चेंज हो जाता है, इनपुट डेटा, तो आपका जो आउटपुट है प्रेडिक्शन भी चेंज होने वाला है, ठीक है। सो वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन या फिर आपका जो मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करके आपको लिखना पड़ेगा कि लेट्स राइट दिस डाउन, दैट हमारा काम है कि ये सारा जब इनपुट आएगा उसके बेसिस पे मुझे प्रेडिक्शंस चाहिए फॉर ईच एंड एवरी आइटम दैट इज बीइंग स्टोर्ड। ऑलराइट, सो आपको मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम डिफाइन करना पड़ेगा। जब आप मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम डिफाइन करते हो तब बहुत बार जो बाजू वाली चीजें होती है, फॉर एग्जांपल डेटा लीकेज हो सकता है आपके इसमें, या फिर आपके पाइपलाइंस ब्रेक हो सकते हैं। ओके, सो ऑल ऑफ दिस हैज टू बी टेकन केयर। आप मे बी एक पर्टिकुलर डेटाबेस से, एक पर्टिकुलर थर्ड पार्टी डेटा से डेटा लेके आ रहे हो यूजिंग एपीआईज, ओके, एंड सडनली वो एपीआई डाउन हो गई, या फिर आपको डेटा मिलना बंद हो गया, या फिर वो एपीआई गलत डेटा देने लग गई, देन योर मॉडल्स आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड। ओके, सो यू नीड very robust systems which can basically keep track of this chaotic data sources। आपके पास में सीसीटीवी के लॉग से हो सकता है कोई सीसीटीवी का लॉग खराब हो जाए, या फिर जो भी सीसीटीवी के सामने कुछ रख दिया जाए जिसकी वजह से दिख नहीं रहा है कुछ। ऑलराइट, ऑल ऑफ दैट कैन कॉज many issues, ठीक है। So you basically need a lot of good engineering products to be able to achieve what we are trying to do here. Okay, questions anyone till here? Yeah, सर मतलब आप जो बोल रहे हैं, मतलब आप जो बोल रहे हैं वो ETL की प्रोसेस बोल रहे हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, वो मतलब अभी तक जो कर रहे हैं इंडस्ट्री में वो मैन्युअली कर रहे हैं, और उसमें भी AI आया है, मतलब रॉ डेटा एक्सट्रैक्ट करने के, मतलब क्लीन करने के लिए। exactly. So we are रॉ डाटा जो हमारे पास आता है वो क्लीन करने के लिए अभी मतलब मैन्युअली वर्क कर रहे हैं क्या, वो भी उसके लिए भी मतलब AI के टूल्स वगैरह आए हैं इंडस्ट्री में? उसके लिए AI के टूल्स हैं इंडस्ट्री में, there are many AI tools in the industry right now, ठीक है। So usually एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। मैनुअल वर्क क्या रहता है जब हम लोग एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड करते हैं, तो मैनुअल वर्क सबसे पहले तो एक्सट्रैक्ट करना। ओके, एक्सट्रैक्ट करना मतलब बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड या फिर एक ऐसा डेटा है जो वेल फॉर्मेटेड नहीं है, उसके अंदर से आपको कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में लॉग्स रहेंगे, ठीक है, तो वो लॉग्स में से आपको ट्रांजैक्शंस निकाल के लेके आने, एक्सट्रैक्ट करना है,
ठीक है, तो एक छोटा सा आप टेस्ट कर सकते हो. यू कैन गिव logs to ChatGPT and tell it to convert it into some kind of a table or something. It can give it to you. Okay, it can do the extraction work very good. Only thing is, at scale करना is expensive. Okay, at scale करना is expensive. तो at scale करने के solutions क्या हो सकते हैं इसके ऊपर के? Okay, at scale करने के solutions हो सकते हैं कि आप AI को एक पर्टिकुलर स्नैपशॉट को कन्वर्ट करके दो, ये नहीं बोलोगे. आप बोलोगे कि गिव मी अ कोड, या फिर राइट अ, या फिर आप एजेंट लिखोगे. दैट एजेंट का काम बस इतना रहेगा कि जो भी लॉग्स आएंगे, नो मैटर व्हाट न्यू, अगर नया नया स्नैपशॉट आते रहेगा तो जो भी स्नैपशॉट आएगा उसको कन्वर्ट करके दे देगा. एंड यू कैन राइट दोज एजेंट, दोज आर लाइक वेरी बेसिक एजेंट्स दैट, जहां पे बहुत ही छोटा सा प्रॉम्प्ट रहेगा एंड इट कैन गिव यू, लाइक एक्सट्रैक्टिंग का काम बहुत सिंपल है. It can be done through agents. Okay, transformations का काम भी बहुत सिंपल है. It can be done through agents again. Okay, loading का काम, which is basically load the whole thing into a database, that also can be done through agents. Okay, so all of this can be done through agents. So ETL का pipeline पूरा का पूरा आप automate कर सकते हो using agents and using AI. I hope that answers your question. There are tools that are there in the market right now. थोड़े एक्सपेंसिव हो रहते हैं वो, लेकिन विद द टाइम द कॉस्ट इज गोइंग टू गो डाउन. लेकिन इसके अलावा भी आपको डेटा इंजीनियर्स लगते हैं, बिकॉज समटाइम्स अगर पाइपलाइन कुछ ब्रेक हो जाए तो उसको डीबग करना है और AI इज नॉट एबल टू डीबग इट प्रॉपर्ली, देन यू विल नीड ह्यूमंस इन द लूप टू बी एबल टू डू दैट. ओके, so once you have the data, once you know what data is required, and once you already know कि आपका machine learning का task क्या है, you start training the models. मॉडल को ट्रेन करना मतलब आपके मॉडल्स को एक्सप्लेन करना कि ये जब पैटर्न्स आते हैं तब इन पैटर्न के बेसिस पे आउटपुट क्या आएगा आपका. एंड मॉडल्स आर बेसिकली, हम लोग अलग अलग मॉडल्स पढ़ने वाले हैं. we'll learn about traditional machine learning models, we'll learn about the deep learning models and everything, and they should be able to help you understand better कि ट्रेनिंग वगैरह कैसे की जाती है मॉडल्स की. ओके, इसके अलावा जो चीजें और लगने वाली है, फॉर एग्जाम्पल ये जो सिस्टम हमने लिखा है पूरा का पूरा इंजीनियरिंग सिस्टम, इस यहाँ से कुछ आउटपुट आने वाला है. करेक्ट, द आउटपुट इज बेसिकली फोरकास्ट कि ये चीजें इतनी बिकने वाली, ये चीज इतनी बिकने वाली, ये चीज इतनी बिकने वाली. ये फोरकास्ट जो है, ये फोरकास्ट को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद योर अलर्ट सिस्टम. अलर्ट से पता चलेगा कि ये अलर्ट्स भेजना शुरू करेगा फिर वो. ओके, सेकंड थिंग दैट कैन डू इज, जो भी एपीआईज वगैरह है वो एपीआईज आपको एक्सपोज करने पड़ेंगे ताकि बाकी के लोग यूज कर सके. हो सकता है कोई मोबाइल ऐप यूज कर सके, या फिर जो इंटरनली आपके पास में कोई सिस्टम रहेगा जो एक्सेस कर सके ये सारे रिजल्ट्स को. ठीक है, so you'll need some kind of an ML ops, some kind of an deployment solution to be able to do this. Okay, तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, which is fast APIs, Docker Compose, ये सारे जो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, that comes under deploying the whole thing. Okay, जो एडवांस्ड AI है या फिर जो ब्लीडिंग एज AI है अभी के केस में, दोज आर योर रैग्स या फिर आपकी जो वेक्टर डीबीज वगैरह है, दोज विल आल्सो बी यूजफुल हियर. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में आपके डेटा इंजेक्शन ने बहुत सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दे दिया, ओके, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ग्रुप से एक्सपोर्ट किया हुआ डेटा दे दिया, या फिर लोकल न्यूज के कुछ रिपोर्ट्स लाके दे दिया उसमें. ओके, तो आप लैंग चेन्स लिख सकते हो. ठीक है, एंड दोज लैंग चेन्स आर बेसिकली various agents which can try to make sense out of those unstructured data for you. Okay, ये सब कुछ आप एक वेक्टर डेटाबेस में लोड कर दोगे and it can give you it can basically give you an interface. जैसे कि हम लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं, वैसे एक छोटा सा इंटरफेस आप दे सकते हो आपके स्टोर मैनेजर्स के लिए या फिर आपके एम्प्लॉयज के लिए, डीमार्ट के एम्प्लॉयज के लिए, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे. जैसे कि आई सी अ मैसिव ड्रॉप इन द रेवेन्यू फॉर let's say Deccan branch. उसको आप स्पेसिफिक टाइम भी बता सकते हो, between 8 to 10 PM. What happened exactly and why is this drop? And आपका जो rag output है वो basically आपके vector databases में जाएगा and it will try to analyze all the shifts in the log. It will try to analyze
अगर कोई अनाउंसमेंट्स आए क्या न्यूज़पेपर थ्रू, इट विल आल्सो ट्राई टू चेक कि लास्ट ईयर रिकमेंडेशंस क्या थे। अगर ऐसा जब भी ऐसा रेवेन्यू ड्रॉप होता है तो उस वक्त रिकमेंडेशन क्या है, वो रिकमेंडेशन भी आपको दे सकता है वो। ओके, जैसे कि हो सकता है एक और एंट्रेंस आपको ओपन करना पड़ेगा, जो आपका सामने का एंट्रेंस है वो रोड ब्लॉक्ड है पूरा का पूरा, तो फिर पीछे का एंट्रेंस ओपन करो। सो इट कैन गिव यू सॉल्यूशंस आल्सो। ओके, सो इट कैन बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी sophisticated solution. Does that answer your question? Yes, sir. Yeah. So all of this is, I mean, we started with a very open-ended question, जैसे कि गणपति विसर्जन के क्या क्या करना पड़ेगा डीमार्ट को, and we try to come up with recent AI developments and how to use those solutions to help us in this particular case study. And we can even go beyond this. ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग और भी सोच सकते हैं इसके बारे में, but we can just stop here and then proceed with our next topics now. Does anyone have anything to add to this particular scenario or this particular case study? इंटेंशनली ओपन एंडेड रखा है ये, क्योंकि इसमें जो भी हमने चीजें डिस्कस की है वो सारी चीजें हम लोग कोर्स में पढ़ने वाले हैं एक एक करके। ऑलराइट गाइस, लेट्स मूव ऑन। तो स्टैटिस्टिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू करते हैं आज। ओके, स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट हम लोग उतने ही पढ़ेंगे जितने मशीन लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर यूजफुल रहने वाले हैं। एंड एवरीथिंग स्टैटिस्टिक इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी बिग टॉपिक, तो हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जो चीजें हमें मशीन लर्निंग के लिए लगने वाली है या फिर एआई के लिए लगने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है let's try to understand what exactly statistics and what exactly does it cover. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि डेटा कलेक्ट करना और डेटा को एनालाइज करना, दैट इज द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक का मतलब होता है एक फैक्ट, जैसे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.9 बिलियन के आसपास है, 2023 में मीडियन एज इंडियन की 28.7 थी। ओके, सो दीज आर सम फैक्ट्स। फैक्ट्स को आप स्टैटिस्टिक भी बोल सकते हो, राइट? सो गिव मी अ स्टैटिस्टिक ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सो स्टैटिस्टिक का मतलब होता है बेसिकली जस्ट गिव मी अ फैक्ट। ओके, एंड फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है एनालाइजिंग एंड कलेक्टिंग द डेटा। जो पहले दो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले, दोज आर समथिंग कॉल्ड एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड सेकंड इज मेजर ऑफ स्प्रेड। हमने ये पहले भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, जब भी मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड बोलूंगा, ठीक है, व्हेनेवर आई से डिस्ट्रीब्यूशन, आपके दिमाग में लिस्ट ऑफ नंबर्स आना चाहिए। ओके, इफ आई से डिस्ट्रीब्यूशन, आपके दिमाग में लिस्ट ऑफ नंबर्स आना चाहिए। इफ आई से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट एजेस, सो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका एज है, और वो सबके एज को मैंने एक लिस्ट में लिख दिया है विथ numbers, basically so list of numbers. If I ask distribution of your 10th standard scores, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक लिस्ट की बात की जा रही है, उस लिस्ट में आपके 10th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स हैं वो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सो व्हेनेवर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन, आपके दिमाग में लिस्ट ऑफ नंबर्स आने चाहिए। ओके, तो चलो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला है, विल ट्राई टू लर्न अबाउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एक डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, तो उसके मल्टीपल अप्रोचेस है। सबसे पहला है एवरेज निकालना। एवरेज को कई बार एक्सपेक्टेशन भी बोला जाता है, मीन भी बोला जाता है। ओके, मीन निकालने का फॉर्मूला सबको पता ही है, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। यू बेसिकली टेक समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स यू हैव। ओके, अगर आपके पास में ये छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन है विच इज हैविंग 1 2 3 4 नंबर्स इन इट, इसका एवरेज निकालने का मतलब है कि ये सबका समेशन करो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स यू हैव। ओके, 2.5 का एवरेज आता है। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एवरेजेस, बैटिंग एवरेज कितना होता है, रन रेट कितना है अगर आप क्रिकेट देख रहे हो तो। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एवरेजेस। एवरेज एज कितना है, एवरेज सैलरी कितनी है, सो ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मीन, एवरेज या फिर एक्सपेक्टेशन। बहुत सारी किताबों में एवरेज को मीन भी बोला जाएगा और एक्सपेक्टेशन भी बोला जाएगा। दैट इज समथिंग न्यू
कुछ लोगों को नहीं पता होगा. सो एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है एवरेज. ओके, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर, व्हाट इज द एवरेज बिहेवियर, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सैलरी, व्हाट इज द एवरेज सैलरी. ओके, उसकी बात हो रही है. सो दैट इज मीन. ऑलराइट, मीन में एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि मीन जो है वो आउटलायर्स से इन्फ्लुएंस होता है. आउटलायर से इन्फ्लुएंस होता है का मतलब है कि अगर आपके लिस्ट में या फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बहुत बड़ा नंबर या फिर बहुत छोटा नंबर आ जाए, तो आपका जो एवरेज है वो उस डेटा पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. ओके, वो डेटा पॉइंट उसको पुल करेगा उसकी तरफ. एग्जाम्पल, अगर आपके पास में 5 लोग हैं जिनका नेट वर्थ इनकम इज 40 लाख, 60 लाख, 60 लाख, 40 लाख एंड 50 लाख. ये सारे नंबर्स जो है दीज आर लेट्स कॉल मिडिल क्लास पीपल, और इनका नेटवर्थ इतना दिख रहा है आपको. अगर आपको एवरेज निकालना है तो इसका एवरेज आएगा अराउंड 50 लैक्स. ठीक है, सो 50 लैक्स नेट वर्थ है मिडिल क्लास लोगों का, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग. नाउ लेट्स अज्यूम कि मुकेश अंबानी whose net worth is 7 lakh crores, he enters the room. Okay, as soon as he enters the room, ये जो रूम है या फिर ये जो ग्रुप ऑफ 5 पीपल है, ये ग्रुप ऑफ 6 पीपल बन जाएगा as soon as he enters. The average becomes 1.4 lakh crores. Okay, अगर आप बाहर हो रूम के और आपको पूछा जाए कि what do you think, who are the people inside this room, और आप बोलोगे कि okay, tell me what is the average net worth of people inside this room. अगर आपको मैंने बोला कि average net worth is 1.4 lakh crores, तो आप क्या बोलोगे? I think it's a bunch of very very rich people who are sitting inside this room. लेकिन उन सब में सिर्फ एक ही पर्सन बहुत ज्यादा रिच है, and he has pulled the whole average towards him. Okay, so that is why mean is influenced by the outliers. Okay, mean is influenced by the outliers. अगर outliers रहेगा तो रहेगा आपके डेटा सेट में, तो mean जो है, average जो है, it is not a correct representative of the central tendency. Okay, आपके डेटा का सेंटर बताने के लिए एवरेज नहीं यूज करना है उस वक्त. अगर आउटलायर्स प्रेजेंट है आपके डेटा में तो उस वक्त क्या यूज करना है? आपको मीडियन नहीं यूज करना है. मीडियन का मतलब होता है कि मिडल पॉइंट या फिर सेंट्रल डेटा पॉइंट, 50th परसेंटाइल. उसको कभी कभी Q2 भी बोला जाता है, विच इज सेकेंड क्वार्टाइल. ऑलराइट, उसको कैलकुलेट करना बहुत इजी है. अगर आपके पास में एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, लेट्स टेक 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे पहले तो आपको उसको सॉर्ट करना पड़ेगा. ओके, सॉर्ट दिस पर्टिकुलर लिस्ट एंड देन फिगर आउट व्हाट इज द मिडल पॉइंट. ओके, फॉर एग्जांपल यहां पर मिडल पॉइंट 4 है, देन 4 इज द मीडियन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन. अगर इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स रहेंगे तो बीच के जो भी 2 डेटा पॉइंट्स है उनका एवरेज ले लो आप, एंड दैट कैन बी कॉल्ड एज अ मीडियन. ओके, एक छोटा सा लिस्ट लिया है यहां पर 4 3 2 5 7. कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज द एवरेज एंड व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन? जल्दी से कैलकुलेट करो एंड टेल मी. फोर 3 2 5 7 का use a calculator if you need. Four will be medium and mean. Sorry, what? 4? Medium will be 4. Median will be 2. 2. Okay. What is the median? 4. Okay, think about it again. Median के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले तो उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, राइट? उसको सॉर्ट करना है, फिर मिडल वैल्यू निकालनी है. तो उसको सॉर्ट करो सबसे पहले लिस्ट को. 4.5 is mean and 4 is median. करेक्ट. सो 4.5 इज मीन एंड 4 इज योर मीडियन. उसको सॉर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा वो लिस्ट? वो लिस्ट बन जाएगा 2 3 4 5 7. फिर मिडिल नंबर क्या आएगा आपका? तब मिडिल नंबर बन जाएगा 4. ओके, Yes. ऑलराइट. नाउ लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस एग्जांपल. मुकेश अंबानी वाला एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, वहां पर हमारा एवरेज निकला था 50. वहां पर आपका मीडियन कितना आएगा?
अगर मुकेश अंबानी इज इन द रूम, या फिर सबसे पहले हम लोग लेट्स अज्यूम कि मुकेश अंबानी इज नॉट इन द रूम, तब एवरेज कितना आएगा? व्हाट इज द एवरेज हियर? सॉरी, व्हाट इज द मीडियन हियर? मीडियन कितना है यहाँ पर विदाउट हिम इन द रूम? माउस पॉइंटर दिख रहा है सबको मेरा? 50. ये है आपका, ओके। फिर मीडियन क्या बन जाएगा? इफ ही एंटर्स द रूम, व्हाट इज द मीडियन? मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन बिकम्स 55, करेक्ट। मिडिल वैल्यू निकालनी है ना, तो ये वैल्यू यहाँ पर ऐड हो जाएगी एंड में, सिर्फ और सिर्फ। फिर 40, 60, 60, 40, 50 और ये, ठीक है। तो आपका मीडियन जो है वो ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। ओके, कैसे निकालते हैं मीडियन, कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैन यू गाइस वेरीफाई इफ दिस इज करेक्ट? कैन समवन वेरीफाई दिस? वेरीफाई कैसे किया वो भी बताना है आपको, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉर्ट करना है, 40, 40, 60, 60, 40, 40, 50, 60, 60, करेक्ट। सॉर्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में मिडिल वैल्यू निकालेंगे। ओके, ऑलराइट। सो बेसिकली जो आपका मीडियन है दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटलायर सो मच। थोड़ा सा मुंह होगा वो, लेकिन उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। सो every time you see if there are outliers in the data, then we will try to prefer median over mean. Okay, ये कॉन्सेप्ट बहुत बार आएगा आपके थ्रू आउट द कोर्स कि आउटलायर्स प्रेजेंट है डेटा में, तो मीडियन यूज करना है, मीन ये यूज नहीं करना है। सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस, ठीक है। मीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो आउटलायर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, ऑलराइट, व्हेयरएज मीडियन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटलायर्स। थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है मोड। मोड का मतलब होता है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा कॉमन है। ओके, जो हमने मीन और मीडियन निकाला दैट इज स्पेशली यूज फॉर योर न्यूमेरिकल वैल्यूज। अगर आपके पास में कैटेगरिकल वैल्यूज है या फिर टेक्स्ट वैल्यूज है, जैसे कि यू हैव मार्बल्स एंड द मार्बल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, रेड, ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लू। ओके, फिर आपको पूछा जाए व्हाट इज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, तब सेंट्रल टेंडेंसी आप निकाल नहीं पाओगे बिकॉज नंबर्स नहीं है आपके पास अभी। तो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए आप मोड यूज करोगे। मोड का मतलब होता है कि मोस्ट पॉपुलर या फिर फ्रीक्वेंट वर्ड कौन सा है, या फिर फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी है। ओके, नॉट नेसेसरी मोड आप हमेशा टेक्स्ट इंफॉर्मेशन का ही करोगे, बट यूजुअली टेक्स्ट इंफॉर्मेशन या फिर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन या फिर कैटेगरिकल इंफॉर्मेशन का आप मोड करते हो। ओके, जैसे कि कलर्स, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में मे बी सिटी फ्रॉम वेयर द स्टूडेंट्स बिलोंग टू। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ मोड। ओके, Sir, I have a question. Yeah. सर मीडियन में आपने बोला कि जो बीच में अगर इवन नंबर का रहेगा डेटा सेट, तो बीच में के जो दो वैल्यूज रहेंगे उनको ऐड करके उनका एवरेज निकालना है, करेक्ट। हाँ सर। सो जो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें आपने बोला कि जब हम मुकेश अंबानी को ऐड करेंगे इस डेटा सेट में, आफ्टर दैट जो बीच में 50s आ रहे हैं, तो 50 + 50 अपॉन 2 is going to be 100 upon 2. So answer 50 आना चाहिए, I guess. Okay, so 50 I can edit it. I can edit that. Maybe वहाँ पे mistake है. I can edit. Yeah. Let me just make sure. तो क्या है आपके पास में 40, 40, and then you have 50, then you have 60, then you have 60, and then you have a really big number. Okay. So इसका average, इसका middle point कौन सा है? ये दोनों का एवरेज है मिडल पॉइंट, करेक्ट? Yes. वो 55 आएगा ना इन दोनों का एवरेज। 50 और 60 का एवरेज है 55, करेक्ट? Okay, sir. तो हमने इसको सॉर्ट किया, सबसे पहले 40 लिया, 40 लिया, फिर 50 लिया, फिर 60, 60 लिया, करेक्ट? 40, 40, 50, 60, 60।
एंड दिस इज अ बिग नंबर, ओके, सम बिग नंबर फ्रॉम मुकेश अंबानी, ओके। इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा हमें क्योंकि वो मिडिल नंबर्स हैं, तो उसका 55 आंसर है, ओके। ओके ऑलराइट, सो मोड के लिए, हाँ, मोड कैलकुलेट करने का मतलब है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज निकालना है हमें, ओके, दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द मोड। नाउ ये तो हो गया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। व्हाट अबाउट मेजर ऑफ स्प्रेड? सेंट्रल टेंडेंसी से आपको एक पत्ती, अगर लेट्स इमेजिन करो कि आप किसी प्रेजेंटेशन में जा रहे हो, तो प्रेजेंटेशन में यूजुअली आपको पूछा जाएगा just give me one number that can represent something, okay, and that one number that can represent something is usually the measure of central tendency, या तो एवरेज वैल्यू रहेगी या फिर मीडियन वैल्यू रहेगी या फिर मोड रहेगा, ओके। नाउ इस डिस्ट्रीब्यूशन का, विच इज लिस्ट ऑफ नंबर्स का, सेंट्रल टेंडेंसी बताने के लिए आपके पास में ये 3 मैट्रिक्स है या फिर 3 मेजर्स है। उस डिस्ट्रीब्यूशन का स्प्रेड, मतलब हाउ डिफरेंट आर द डेटा पॉइंट्स विद इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट, वो बताने के लिए आपको मेजर ऑफ स्प्रेड है, ओके। मतलब कितने यूनिक डेटा पॉइंट्स है, या फिर कितने अलग अलग डेटा पॉइंट्स है, या फिर हाउ स्प्रेड आउट इज योर डेटा, दैट बेसिकली शुड बी मेजर्ड बाय यूजिंग मेजर ऑफ स्प्रेड्स, ओके। एग्जांपल क्या है? रेंज। फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछा जाए कि हमारे क्लासरूम में सेशंस में व्हाट इज द एज ग्रुप, रेंज कितना है एज ग्रुप का, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एजेस ऑफ द स्टूडेंट्स, सो दैट इज गोइंग टू बी द रेंज ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके। रेंज, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ओके। आपने कोई यूट्यूब चैनल शुरू किया, उस यूट्यूब चैनल पे व्हाट इज द रेंज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग द वीडियोस, रेंज से आपको पता चलेगा कि सबसे कम एज वाले कौन से लोग हैं और सबसे ज्यादा एज वाले कौन से लोग हैं। इट कैन टेल यू द स्प्रेड कितना है आपका पूरा, ओके, इट कैन टेल यू द स्प्रेड, ऑलराइट। स्प्रेड बहुत बार इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं इनइक्वालिटी फाइंड आउट करने के लिए, या फिर कहीं पे कुछ अपॉर्चुनिटीज होंगी तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए स्प्रेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक, ओके। रेंज जो है इट इज गुड मेट्रिक बट इट ऑल्सो हैज सम इश्यूज इन इट, क्योंकि जब आपने स्प्रेड कैलकुलेट किया तब रेंज ने आपको बता तो दिया कि मिनिमम और मैक्सिमम बता दिया रेंज ने, लेकिन जो बीच वाली वैल्यूज है उनको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया उसने, ओके। और जो डाइवर्सिटी है या फिर जो spread है, it does not only depend on the minimum and maximum value, it also depends on the data points which are in between these values, okay। तो ये data points भी हमें use करना पड़ेगा so that we can calculate या फिर so that we can represent the spread properly, okay। so वो represent करने के लिए जो दूसरा measure है it is called as interquartile range या फिर IQR। interquartile range जो है it is very widely used and it basically is very similar to the range, okay। interquartile range का मतलब क्या है कि आप सबसे पहले तो एक पूरा का पूरा रेंज ले लो, आपका जो भी डेटा पॉइंट है, सॉरी आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सॉर्ट कर दो, सेम वे जैसे आप मीडियन के वक्त सॉर्ट करते हो वैसे आप सॉर्ट करो सबसे पहले, ओके। सॉर्टिंग करने के बाद में आप उसको 2 हाफ में डिवाइड कर दो, तो दिस इज योर लोअर हाफ, दिस इज योर अपर हाफ, ठीक है, 2 हाफ में उसको डिवाइड कर दो। फिर उसके बाद में आप कैलकुलेट करो उसका मिडल पॉइंट कौन सा है। सेम कॉन्सेप्ट, जब मीडियन निकालते हैं अगर इवन नंबर्स रहेंगे तो उसका मिडल पॉइंट, बीच वाले 2 डेटा पॉइंट्स रहेंगे, अगर ऑड रहेंगे तो फिर उसके बीच वाले एक डेटा पॉइंट्स का मीडियन रहेगा, करेक्ट। तो एक मिडल पॉइंट निकालो, ओके। फिर मिडल पॉइंट निकालने के बाद में जो फर्स्ट हाफ है या फिर लोअर हाफ है उसका मिडल पॉइंट निकालो, जो अपर हाफ है उसका मिडल पॉइंट निकालो, ओके। और फिर उसके बाद में जो फर्स्ट हाफ का मिडल पॉइंट है उसको बोलना है क्वार्टाइल 1 या फिर 25th परसेंटाइल, और जो सेकेंड हाफ वाला मिडल पॉइंट है उसको बोलना है क्वार्टाइल 3 या फिर 75th परसेंटाइल, ओके। एंड देन योर इंटर क्वार्टाइल रेंज इज बेसिकली Q3 minus Q1, okay, 75th percentile minus 25th percentile, okay। This is how you calculate the interquartile range. Why is this important? Most of the time what happens कि आपका जो रेंज है वो एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपके डेटा में आउटलायर्स रहेंगे दोनों तरफ तो आपका रेंज जो है
इट कैन बी वेरी वेरी रॉन्ग. इट कैन बेसिकली टेल यू कि आपका रेंज बहुत बड़ा है, बट एक्चुअल में जो आपका फोकस ग्रुप है, वो फोकस ग्रुप आपको पता चलता है इंटर क्वार्टाइल रेंज से. ओके अगर आप यूट्यूब चैनल वगैरह शुरू करते हो, तो उस यूट्यूब चैनल में अगर आपने इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाला कि मेरे जो चैनल पे लोग आते हैं, वो मोस्ट ऑफ द लोग, मेरा कोर ऑडियंस कौन है, व्हाट इज द कोर ऑडियंस, वो कोर ऑडियंस आइडेंटिफाई करने के लिए आपको IQR निकालना पड़ता है. ओके योर इंटर क्वार्टाइल रेंज इज बेसिकली गोइंग टू से कि मेरा कंटेंट इतने एज ग्रुप के लिए, इतने एज ग्रुप के लोग ज्यादा से ज्यादा देखते हैं. तो आप क्या कर सकते हो उसके बेसिस पे, क्योंकि आपको पता है ये एज ग्रुप वाले लोग ज्यादा देखने वाले हैं, यू कैन इग्नोर द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड फोकस ओनली ऑन दिस पर्टिकुलर स्मॉल ग्रुप. So interquartile range is very very important. It is used to basically measure the spread more effectively. Okay, एक और एग्जांपल है यहाँ पर इंटरक्वार्टाइल रेंज का. ठीक है, ठीक है, इंटरक्वार्टाइल रेंज यहाँ पर निकाला है. Let's take a look at this and let me know if you have any questions. देखो कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है इंटरक्वार्टाइल रेंज. ओके आई माइट आस्क यू कैलकुलेट इंटरक्वार्टाइल रेंज. सबसे पहले सॉर्ट करना है. ठीक है, मीडियन के लिए, इंटरक्वार्टाइल रेंजेस के लिए सॉर्टिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट सॉर्टिंग यू कैन नॉट कैलकुलेट इट. ओके, एवरेजेस के लिए सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक रनिंग सम रखने की जरूरत है और कितने डेटा पॉइंट्स आपने देखे अभी तक वो रखने की जरूरत है. एंड इफ यू थिंक मोर डीपली अबाउट इट, यू विल इवन अंडरस्टैंड कि एवरेज निकालना कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन मीडियन निकालना कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है. इसलिए बहुत सारे डेटाबेसेस में एवरेज का जो फंक्शन रहेगा वो अवेलेबल रहेगा, लेकिन मीडियन का फंक्शन अवेलेबल नहीं रहता. ओके दैट इज ओनली बिकॉज एवरेज निकालना इज नॉट एक्सपेंसिव. एज इन आपको क्या करना है, हर एक नंबर को एक एक बार देखना है सिर्फ, और समेशन रखना है कितना समेशन अभी तक हुआ है, और उसके बाद में कितने डेटा पॉइंट्स हमने देखे अभी तक. वो समेशन रनिंग सम रखोगे और नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स सब रखोगे तो आप कैलकुलेट कर पाओगे एवरेज कितना है. लेकिन मीडियन निकालने के लिए आपको पूरी की पूरी लिस्ट लगेगी. यू हैव टू लोड इट इन द मेमोरी and then you have to sort it first and then figure out what is the middle value. Okay, so median itself is very expensive task. Even if you don't sort the whole list, at least half of the list needs to be sorted, तभी आपको पता चलेगा middle data point कौन सा है. Okay, अगर आप कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है तो आपको पता चलेगा कि the reason I said that is because I'm trying to touch the concept of time complexities here. Okay, एवरेज निकालने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है O of n, मीडियन निकालने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है O of n log n. ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट log n इट बिकम्स एक्सपेंसिव. एंड बहुत सारे डेटाबेस में अवेलेबल भी नहीं होता मीडियन. मीडियन के जगह पे वो लोग अप्रोक्सीमेट मीडियन वगैरह यूज कर सकते हैं. सो इंटर क्वार्टाइल रेंज ऐसे निकाला जाता है. ओके सो यू हैव दिस होल लिस्ट and then this is how you calculate the interquartile ranges. Okay, यहाँ पर आपको एक छोटी सी लिस्ट दिखेगी. Can you calculate interquartile range for this list that I've highlighted? नीचे 1493214 इसका इंटरक्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करो.
can tell me the answer when it's ready. Three. Okay, everyone's getting the same answer. Yes. Alright, so interquartile range. So आपको नंबर दिखेगा कि 3 दिख रहा है आपको. Okay, let's say Sir, I guess interquartile range is 2 and the median is 3. okay, so yeah, interquartile range is 2.5 here. So basically what we did is basically सबसे पहले हम लोग इसको split करेंगे. Okay, split करने के बाद में ये जो first half है उसको आप कैसे भी move कर सकते हो सकता है ये 3 आपने आगे ले लिया हो, पहले में आपने 3 लिया हो, दूसरे में हो सकता है आपने 4 लिया हो. So splitting anything like that is fine. Okay, so either ये 3 can be part of this second half या फिर this can be part of the first half, depends on how you implement it. Okay, if I assume that it is part of first half, then the interquartile range is 2.5 because आपका Q1 बन जाएगा 1.5 and आपका Q3 बन जाएगा 4. So IQR becomes 2.5. Okay, the thing that I wanted to highlight even further is ये जो इंटरक्वार्टाइल रेंज है जितना ज्यादा छोटा रहेगा, ओके, उतना ज्यादा आपका यूजर बेस कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा. ओके, इसका मतलब इंटरक्वार्टाइल रेंज 6 है, इसका क्या मतलब है कि बहुत सारा जो लोग है, मोस्ट ऑफ द पीपल, इनफैक्ट 50% ऑफ द पीपल आर विद इन दिस रेंज. ओके, व्हेन आई से 50% ऑफ द पीपल आर विद इन दिस रेंज, इसका मतलब है कि 52 से लेके 58 के बीच में 50% डेटा है मेरा. ओके, 52 से लेके 58 के बीच में 50% डेटा है, इसके बाहर फिर बाकी का 50% डेटा है. इधर 25% डेटा, इधर 25% डेटा है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में मॉडल्स के बारे में तब ये वापस से आने वाला है. ओके, ऑलराइट, वो तो हो गया इंटरक्वार्टाइल रेंज के बारे में. नाउ देयर आर मोर वेज टू कैलकुलेट द स्प्रेड. ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट वेरिएंस या फिर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट स्टैंडर्ड डिविएशन. ऑलराइट, तो वेरिएंस का मतलब होता है कि आपके डेटा में कितने वैरायटी के डेटा पॉइंट्स हैं. ओके, व्हाट इज द वेरिएबिलिटी इन योर डेटा. वेरिएबिलिटी का क्या मतलब है कि हाउ डिफरेंट आर ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट फ्रॉम योर एवरेज वैल्यू. तभी आपको पता चलेगा ना कि कितना अलग है, एवरेज से कितने अलग अलग डेटा पॉइंट्स हैं. आपके एवरेज से कितना अलग है हर एक डेटा पॉइंट. दैट इज व्हाट द वेरिएबिलिटी बेसिकली कैलकुलेट्स. अगर मैंने आपको बोला कि एवरेज से कैलकुलेट करना है कितने अलग है, तो फिर ऑब्वियसली आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा. फिर उसके बाद में हर एक डेटा पॉइंट को, ठीक है, उसके बाद में हर एक डेटा पॉइंट में से आपको एवरेज को सबट्रैक्ट करना है. तो 4 माइनस जो भी एवरेज रहेगा यहाँ पे, ठीक है, वो एवरेज को आपको सबट्रैक्ट करना है. फिर उन सबका स्क्वायर करना है और उसको डिवाइड बाय करना है टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से. एग्जाम्पल देखते हैं, 1 2 3 4 5, इसका एवरेज निकाला जाता है 3. फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हर एक डेटा पॉइंट को 3 से सबट्रैक्ट करेंगे और स्क्वायर करेंगे. तो 1 माइनस 3 स्क्वायर, 2 माइनस 3 स्क्वायर, 3 माइनस 3 स्क्वायर, 4 माइनस 3 स्क्वायर, 5 माइनस 3 स्क्वायर, इन सबका स्क्वायर करके समेशन करेंगे हम लोग. यू बिकम अ 10. ओके, and then divided by the total number of data points, divided by the total number of data points, so it becomes 2. तो इसका वेरिएंस है 2. ओके, मतलब how different are the data points from each other, the variance is 2. इससे आपको पता चलता है कि कितना अलग अलग डेटा पॉइंट्स, how different are the data points. ओके, अगर आपका डेटा होता 1 1 1 1 1 1 1, तो इसका वेरिएंस कितना आता, कैन समवन टेल मी. स्टेप्स फॉलो करो एंड देन यू कैलकुलेट द वेरिएंस. 0 I think sir. तो इसका वेरिएंस कितना आता है, 0. करेक्ट. सो व्हाट डज दैट टेल यू, इसका मतलब सारे डेटा पॉइंट्स सेम है, इसलिए वेरिएंस 0 है ना. मतलब देयर इज नो वेरिएबिलिटी इन योर डेटा, देयर इज नो डिफरेंस इन योर डेटा, सब कुछ सेम ही है, एवरीथिंग इज इक्वल, ऑल आर इक्वल.
hence there is no variance. Hence the concept of economist using measures of spread. अगर economist को पता चलता है that variance in the salary is small, तो इसका मतलब क्या है, आपके सोसाइटी में in terms of salary there is good equality. ओके अगर वेरिएंस 0 आता है इसका मतलब सबका सैलरी ऑलमोस्ट सेम ही है. अगर वेरिएंस बहुत ज्यादा आता है दैट मींस देयर इज अ हाई इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी इन जनरल एज कंपेयर टू द एवरेज वैल्यू. उससे क्या पता चलता है कि पॉलिसीज कैसे क्रिएट करने हैं. दैट इज व्हाई आई सेड कि मेजर ऑफ स्प्रेड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट मेनी ऑफ द इकोनॉमिस्ट, मेनी ऑफ द एनालिस्ट यूज दैट. ओके वेरिएंस का स्क्वायर रूट करोगे तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा आपको. ओके ऑलराइट वेरिएंस का स्क्वायर रूट करोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकलेगा आपका. ऑलराइट आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर एंड देन वी कैन स्टार्ट इन द नेक्स्ट सेशन. ऑलराइट सो मेजर्स ऑफ स्प्रेड वगैरह हमने कवर किया. एक छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक वी कैन जस्ट टेक दिस आई गेस बिकॉज आई थिंक वी स्टिल हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. लाइन का जो इक्वेशन है वो लाइन का इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस b, जहां पे b का मतलब होता है इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, m का मतलब होता है स्लोप. अगर m चेंज होता है तो आपका लाइन का स्लोप चेंज होता है, आपका लाइन ऐसे रोटेट होता है. अगर b चेंज होता है तो आपका लाइन ऊपर नीचे मूव होता है. ओके सो I think this is just a basic thing that you might have read everywhere when you are like 7th or 8th standard. ये हम लोग use करने वाले हैं and then I'll explain how to use this and all. Okay. All right. Any questions before we leave for today? We are still in the basics part. We'll slowly build and बहुत जल्दी हम लोग AI में move हो जाएंगे. ठीक है. एडमिशंस के लिए ऑफिस में बात करो. मेक श्योर यू हैव योर एडमिशन डन एज सून एज पॉसिबल सो दैट यू गेट एक्सेस टू ऑल द रिकॉर्डिंग्स एंड एवरीथिंग दैट वी शेयर. सारे रिकॉर्डिंग शेयर तो नहीं होते बट मोस्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग्स इफ यू मिस समथिंग दोज विल बी शेयर्ड. ओके नोट्स वगैरह भी शेयर कर दिए जाएंगे. टेक्स्ट बुक्स जो अवेलेबल है वो सब कुछ शेयर किए जाएंगे. ठीक है. जस्ट मेक श्योर यू गेट योर एडमिशन डन एज सून एज पॉसिबल. इफ योर एडमिशन इज डन send me a screenshot on WhatsApp and then I'll open the access to you for all the other resources. All right guys, so let's meet up in the next session. हमारा next session रहेगा Friday को. Okay, उसके बीच में don't assume कि हम लोग कुछ भी करने नहीं वाले. I'm going to send some small questions or some things to read on WhatsApp. You can just go ahead and read them and come back with more questions in the next session. All right, chalo. I hope you all have a good evening now. Bye everyone. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. You are welcome. Bye.